नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अतुल विनोद पाठक। मित्रों, आज हम फेस बियॉन्ड फेस में आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की एक प्रमुख शख्सियत। जी हां, हम आज आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में वरिष्ठ सदस्य महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी से। निर्मला भूरिया राजनीति की वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में आदिवासी क्षेत्र से चुनकर विधायक बनने का गौरव हासिल किया। लगातार 5 बार विधायक रही और अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी है महिला एवं बाल विकास विभाग। कहते हैं कि महिलाओं के सहयोग से ही ये सरकार बनी है और ऐसे में एक आदिवासी नेता को, जो लगातार आदिवासी क्षेत्र में काम करती रही, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी क्षेत्र में जड़ें मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाली निर्मला भूरिया हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है भूरिया जी। जी निर्मला जी, यूं तो आपको राजनीति विरासत में मिली। दिलीप सिंह भूरिया आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले आदिवासियों के एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता माने जाते रहे। उनकी बेटी के तौर पर आपने एक विरासत हासिल की, लेकिन अपना एक अलग मुकाम भी हासिल किया, महिला नेत्री के तौर पर, आदिवासी नेता के तौर पर, और बीजेपी को आदिवासी बेल्ट में मजबूती दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई। और आप स्वयं भी पहली आदिवासी विधायक बनी बीजेपी से। तो ये पूरा राजनीतिक कैरियर, ये पूरा सफर किस तरह का रहा और इसमें किस तरह के अनुभव आपको हासिल हुए? देखिए, मैं एक ऐसे क्षेत्र से जीत करके आती हूँ जहाँ जो ट्राइबल क्षेत्र है, पूरा आदिवासी क्षेत्र है, और वहाँ से जीत करके आती हूँ। और स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया, जिन्होंने एक लंबा राजनीतिक करियर रहा उनका, और सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे बहुत से काम किए उन्होंने। और मैं जब राजनीति में आई तो पूरा मुझे सहयोग मिला, और आज भी वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया है कि कैसे सेवा करनी चाहिए, उस तरह से आज सेवा कर रही हूँ। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और एक बहुत बड़ी जवाबदारी मुझे दी है कि मुझे ये विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग मिला है, जिसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरे प्रदेश में और खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, और कुछ बेहतर कर सकूं, और करने की कोशिश कर रही हूँ। जी, आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों की राजनीति कोई सरल काम नहीं है। आदिवासियों की राजनीति करते हुए आपको एक लंबा अरसा हो गया, तो महिला होते हुए भी आदिवासी क्षेत्र से आप लगातार जीतती रही। तो किस तरह की चुनौतियां आपने देखी अपने राजनीतिक कैरियर में? किस तरह से ये कैरियर आगे बढ़ा और आज कैबिनेट मंत्री के तौर तक आप पहुंची? तो इसमें सबसे बड़ा योगदान क्या है? पिताजी की विरासत का, आपके स्वयं के व्यक्तित्व का, लोगों के समर्थन का और काम का? देखिए, कोई भी फील्ड हो, उसके लिए संघर्ष तो जरूरी है। कोई सी भी फील्ड में चले जाइए, वहाँ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा, और हर परिस्थिति से आप किस तरह से सामना कर सकते हैं, ये आप में होना चाहिए। और मैं आदिवासी क्षेत्र से आती हूँ, तो निश्चित तौर पे मुझे मेरे पिताजी का भी सपोर्ट मिला, और धीरे धीरे करके, और राजनीति में ऐसा नहीं कि एकदम से राजनीति में आए और हमें मुकाम हासिल हो गया। आज मुझे 35 साल हो गए राजनीति में चुनाव लड़ते हुए, और हर तरह के चुनाव मैंने, जिला जनपद का भी चुनाव लड़ा, विधायक का भी लड़ा, और बाई इलेक्शन लोकसभा का चुनाव भी मैं लड़ चुकी हूँ। तो ये कि धीरे धीरे करके अगर आपका लक्ष्य तय है, तो निश्चित तौर पे अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सबका सहयोग मुझे मिला, और सबका आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे परिवार का, पिताजी का, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का, और सभी का, जो लोग भी मिले हैं, तो सहयोग मिला। और संघर्ष करते करते आज मैं यहाँ इस
मुकाम पे हूँ, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो। मैंने कहा ना कि फिर से कहना चाहूँगी कि संघर्ष तो आपको करना पड़ता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। हाँ, ये निश्चित है कि महिला को कई तरह से और डबल मेहनत करनी पड़ती है, ज़रूरत ये है, तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती है आप लोगों को। मैम, आज एक देश में राजनीति का जो दौर है वो एक प्रकाश की किरण की तरह है, जहां पर आदिवासी महिला राष्ट्रपति तक पहुंची और नेतृत्व भी, चाहे वो किसी भी दल का नेतृत्व हो, आजकल हर बेल्ट को, हर तबके को महत्व देने की बात है। और ट्राइबल तो मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की एक मूल जनजाति है जिसका एक बड़ा इतिहास और योगदान रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी नेता के तौर पर आपको जो मिला, आप पूरी तरह संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि अभी इस क्षेत्र में आपको बहुत कुछ करना बाकी है और पाना बाकी है? देखिए, आदिवासी क्षेत्रों की या आदिवासी समाज की बात हम लोग करें तो भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखेंगे कि हमारी देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जिस पद पे, जो सर्वोच्च पद है, उस पद पे उन्हें पहुंचाने का काम किया। और अनेकों ऐसे पद हैं या ऐसी चीज़ें जहाँ की आगे लाने का काम किया। और खासकर महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने पंचायतों में हो, नगर पालिका में हो, नगर निगमों में हो, अगर 50% आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नौकरियों में भी आरक्षण देने का काम किया है और अब तो लोकसभा और विधानसभा में भी वो चीज़ है। तो ये कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किया है। बहुत सारे इस समाज को आगे लाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। देखिए, आप तो एक राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में और भी महिलाएं आगे आना चाहती होंगी, तो आपको लगता है कि यदि किसी के पास बैकग्राउंड नहीं है तो वो राजनीति में सफल हो सकता है, खासतौर पे आज के दौर में? क्यों नहीं, निश्चित तौर पे हो सकती है। हालांकि मुझे पारिवारिक एक वो मिला है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे पारिवारिक पृष्ठभूमि मिली है तो मैं एकदम से, जैसा कि मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते 35 साल लगे। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से चुनाव लड़ी और एकदम से वो हो गई। तो मुझे यहाँ तक आने में भी मुझे 35 साल लगे हैं। तो निश्चित तौर से नीचे जो हमारी महिलाएं चुन करके आ रही हैं, हम लोग तो उस समय थे जब बिना आरक्षण के भी हम लोगों ने आगे बढ़े और काम किया। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भी हमारी बहनें आगे आ रही हैं। जैसे पंचायत के सरपंच चुन के आती है, जनपद की अध्यक्ष आती है, जिला पंचायत की अध्यक्ष आती है, नगर पालिका या नगर निगम की अध्यक्ष बन के आती हैं। तो निश्चित तौर पे, और इस बार तो चुनाव भी लड़ाया है, विधानसभा के चुनाव भी लड़ाए हैं और लोकसभा के चुनाव भी लड़ाए हैं। तो निश्चित तौर पे उन्हें सफलता मिलती है और बहनों को आगे आना भी चाहिए। जी, मध्य प्रदेश में आज इतने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है। लाडली बहना एक योजना चली, उसका बड़ा महत्व माना गया और यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश में जब बजट आया तो सबसे बड़ा बजट यदि कहीं कहा जाए तो वो आपके विभाग को मिला है। तो इस पूरे बजट को, इस विभाग के महत्व को आपने किस तरह से लिया, कैसे आप काम कर रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बजट जो है वो महिला बाल विकास को मिला है और इसमें लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी है और इन योजनाओं में एक बहुत बड़ा बजट जाता है, खासकर लाडली बहनाओं वाला जो है। तो बहुत अच्छी योजना है और इसमें धरातल पे नीचे तक हमारी बहनों को इसका लाभ मिला है और इसी को देख करके और दूसरे राज्य भी यहाँ पे आकर के उस योजना को देख रहे हैं और वे भी अपने राज्यों में जा करके इस योजना को लागू करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये योजना एक बहुत अच्छी योजना है, मील का पत्थर है और बहनों को आगे आने में कहीं ना कहीं ये योजना काम करेगी। नहीं, और बार बार आशंका ये जताई जाती कि ये इतना बोझ बढ़ रहा है और घोषणाएं तो 3000 तक करने की हैं, लेकिन ये बोझ बढ़ता जाएगा तो एक दिन बंद करनी पड़ेगी क्योंकि अर्थव्यवस्था भी संभालनी पड़ेगी। नहीं, देखिए, अभी जब योजना लागू हुई थी
तब से अभी हमने 1250 रुपये तो हम लोग दे ही रहे हैं और हर महीने उनको जाता है। एक ये पॉलिसी मैटर है कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो ये आने वाला समय बताएगा कि हम लोग इसमें आगे क्या कर सकते हैं। अब महिलाओं के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। आज भी महिलाओं की स्थिति हम देखते हैं तो वो जो कल्पनाएं थी समाज सुधारकों की, राजनेताओं की, महात्मा गांधी की, अभी भी महिलाओं को बहुत सशक्त करने की आवश्यकता। और इस मामले में आपका विभाग क्या कर रहा है? खासतौर पर महिला नीति लाने की भी बात है, तो इन सब को लेकर किस तरह की कवायद है? देखिए, जहाँ तक महिलाओं को आगे लाने का काम जो है, तो हम लोग महिला नीति भी बना रहे हैं कि जहाँ उनको कैसे सक्षम किया जाए, उनको स्वावलंबी कैसा बनाया जाए, उनको रोजगार कैसे मिल सके। इन सारे विषयों को लेके उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति और हर एंगल से हम लोग उसमें सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जो नीति है। लेकिन इसके लिए जरूरी है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसे हम कह सकते हैं कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें हम बस सरकार के माध्यम से जो योजनाएं हैं या जो भी चीज़ बनाते हैं उसको नीचे तक उतारने, हमारा अमला तो करेगा ही, सरकार भी करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि हमें सामाजिक तौर पे और हर स्तर पे हमें कहीं न कहीं जागरूक होने की आवश्यकता। ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में कहीं न कहीं दूसरी चीज़ों का भी इफेक्ट आता है और कहीं न कहीं जो हमारी भारतीय जो सभ्यता है, जो संस्कृति है हमारी कि सामूहिक रूप से रहना या इस तरह की, तो कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृतियाँ जो हमारे यहाँ आई, कहीं न कहीं हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारी जो महिलाएं कहीं न कहीं उससे भी प्रभावित हुए हैं और उसके कारण कहीं न कहीं बिखराव आए हैं या ऐसी कई चीज़ें हमारे समाजों में, हमारे परिवारों में आई है। तो वो एक पक्षी न होकर के हम सबको इसमें कहीं ना कहीं सहभागिता करनी पड़ेगी और अपने परिवार से शुरू करना पड़ेगी कि हम शिक्षा किस तरह की दे अपने परिवार में, अपने समाज में और सारी चीज़ों में कैसे रखे। और पहले पिछले ज़माने में जैसे हम सामूहिक परिवारों में रहते थे और एक दादी नानी की के रूप में जो शिक्षाएं, जो कहानियां हमें सुनने को मिलती थी, आजकल मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है और वो सारी चीज़ें छोटे बच्चे के भी हाथ में वो चीज़ नानी दादी की कहानियों के को छोड़ के वो मोबाइल हाथ में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी बहुत प्रभावित करती हैं। तो इसलिए समाजों में जागरूकता भी, हमारा विभाग तो है ही है, सरकार भी है कि उनको जागरूक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को भी आगे आना पड़ेगा। हमारे धार्मिक या सामाजिक जो भी संस्थाएं, सारी चीज़ों को मिल करके हम कोशिश करेंगे कि एक बेहतर समाज दे सके, एक बेहतर परिवार दे सके। स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की कई योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू थी, इन पर भी कई बार संशय के बादल मंडराए। तो स्व सहायता समूह और महिलाओं का इसमें योगदान और साझेदारी के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इस दिशा में जो शंकाएं थी उन पर और आने वाले समय में योजनाओं पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्व सहायता समूह का एक बहुत बड़ा वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में है और मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं रहती हैं वो किसी न किसी समूह से जुड़ी हुई है, चाहे वो NRLM के हों या दूसरे समूह हों या हमारे विभाग के हों और कहीं भी हो, तो हर महिला किसी न किसी समूह से जुड़ी हुई हो। अब ये है कि अब उनको रोजगार कैसे जोड़ा जाए, अब इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और एक कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए क्या किया जाए कि उनको स्थायी रूप से कुछ अर्निंग उनकी हो सके, या ऐसे हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तो ये छोटी मोटी चीज़ें कि भाई समूह को कोई हमने किसी दुकान चलाने की वो दे दी या कोई और दूसरा काम कर दिया या ऐसी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थायी रूप से इन समूहों को रोजगार के रूप में या उनको ऐसा काम दे सकें कि वो स्थायी रूप से कर सकें, उस तरह की कोशिश हम लोग और हमारी सरकार निश्चित तौर से कर रही है आने वाले समय में। सरकार की योजनाएं, सरकार के कार्यक्रमों से महिलाओं की आर्थिक आय बढ़ी है,
लेकिन जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो ये भी देख रहे हैं कि महिलाओं की आय के कारण जो घरेलू पुरुष हैं वो उतने सजग नहीं है काम के प्रति। कई बार ये भी देखने आया कि निचले तबकों में पुरुषों की जो शराब पीने की आदतें हैं या बुरी आदतें हैं उनमें महिलाओं की कमाई का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती भी हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को अब कैसे ठीक कर सके। ऐसी कई बार ऐसी चीज़ें आती भी है कि भाई जो पैसा देते हैं वो पुरुष वर्ग या ऐसा कुछ ले जाते हैं, पर उसके लिए क्या कर सकते हैं ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो ये है कि जैसे हम लोग कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज या दूसरी बच्चियों के लिए तो बहुत सारी अवेयरनेस की चीज़ें करते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मेरा तो एक ये है कि हम जितना बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो लड़के हैं, मुझे लगता है कि उनके बीच में भी हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि समझ की जो आवश्यकता बच्चियों को होती है, मुझे लगता है उतनी की उतनी बच्चों को, लड़कों को भी आवश्यकता है कि हम उनको समझाइश दें। लड़कियों को के लिए तो हम कैंपस करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, सारी चीज़ें उनको अवेयरनेस की सारी चीज़ें बताते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों को देने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें काम भी करेंगे हम लोग। महिलाओं के साथ बच्चों की जब बात आती है तो कुपोषण एक बड़ी समस्या आज भी है। इस दिशा में विभाग क्या कर रहा है? देखिए, कुपोषण के लिए कि हम कैसे कम कर सकते हैं, कुपोषण को कैसे मिटा सकते हैं, इस बारे में काफ़ी प्रयास सरकारें करती हैं, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो, और उसके लिए एक बड़ा फंड भी जाता है। लेकिन हम लोग ये कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी और नगरीय क्षेत्रों में भी कुछ कुछ जगह में और ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जाते हैं, तो कुपोषण की अभी भी है परेशानी। और इसके लिए हम ऐसी योजना लेके आएंगे कि जहाँ जिस क्षेत्र में भी, जैसे आज मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी और हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी, कि मोटे अनाज की आज हम जो चिंता करते हैं। और हमारे यहाँ जो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ वहाँ सदियों से मोटे अनाज की उपज होती आ रही है, लेकिन धीरे धीरे करके कहीं वो कमी होती जा रही थी। और लेकिन आज फिर से सरकार और सारे लोग इसमें लगे हैं कि मोटे अनाज को हमें खाना चाहिए। और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस एरिया में जो अनाज होता है, हम उसी अनाज को उन क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, जो कुपोषण का जहाँ प्रभाव है, वहाँ हर चीज़ें उन चीज़ों को दें कि चाहे वो खा सके। तो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र में जो भी मोटा अनाज हो, जो बच्चे खा सके, ऐसी कुछ चीज़ें बना करके और उनको दें या ऐसा कुछ खाना दें, ताकि हम जो कुपोषण की बीमारी है, एनीमिया है, जो ये इस तरह का जो है, तो उसको हम लोग कम कर सके, ख़त्म कर सके। इसके लिए एक वो बना के हम लोग ला रहे हैं। जी, माता और बच्चों का दोनों का आपस में बड़ा सहयोग है, संबंध है। इसी वजह से महिला एवं बाल विकास रखा आपने। महिलाओं की स्थिति का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और वही बच्चे बड़े होकर उसी संस्कार संस्कृति के साथ आगे बढ़ते हैं। आज महिलाओं की स्थिति कई स्तरों पर तो बहुत अच्छी है, लेकिन कई स्तरों पर अभी भी संघर्ष है, उत्पीड़न है, और खास तौर पर जो बुराइयां हैं पुरुष वर्ग में, उस बुराइयों का शिकार सीधे महिलाओं पर होता है। शराबबंदी भी एक उपाय मानी जाती, लेकिन सबसे बड़ा शराब का और इस तरह के नशों का दुष्प्रभाव महिलाओं पर अपरोक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। इस सब को लेकर आप स्वयं क्या सोचती हैं? निश्चित तौर पे जो भी नशीली चीज़ें हैं, हम लोग शराब के लें या जो भी चीज़ें हैं, और देखा भी हमने और सुना भी है और हम लोग देख भी रहे हैं कि निश्चित तौर पे सबसे जगह ज़्यादा अगर प्रभावित होती हैं तो वो महिलाएं ही होती है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितनी ही प्रताड़ित ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं होती हैं, मुझे लगता है उतनी भी शहरी क्षेत्रों में होती है। कि ये अलग चीज़ है कि गांव में, एक छोटा सा गांव है, घर में वहाँ कोई प्रताड़ित होता है तो पता चल जाता है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में जहाँ कोई ऐसी घटनाएं होती तो ऐसा जल्दी पता नहीं चल पाता। लेकिन प्रताड़ित होती है महिलाएं, और इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, ये हम जागरूकता की ज़रूरत है कि हम हमारा विभाग नीचे तक जाकर के और जागरूकता फैलाता है इस मामले में। और जैसा कि मैंने कहा
कि पुरुषों को भी समझाने की आवश्यकता है और इन चीज़ों को कैसे हम रोक सकते हैं, इस हिंसा को कैसे रोक सकते हैं। जो महिलाएं हमारी प्रताड़ित होती हैं उसके लिए हमने शहरों में हर ज़िले में हमारे एक वो है सेंटर है, वहाँ पे वो मदद भी ले सकती हैं, जो कि 24 घंटे हमारा वहाँ वो खुला रहता है। तो जो प्रताड़ित महिलाएं होती है उसके लिए हम लोगों ने हर ज़िले में खोल रखे हैं। तो कई सारी हमारे महिला बाल विकास की तरफ से योजनाएं ऐसी है कि जिसमें हम महिलाओं को संरक्षित करने का काम करते हैं, उन्हें कोई नई चीज़ देने का काम करते हैं। जी, एक विधायक भी हैं आप, आपके क्षेत्र से लगातार आपको सक्सेस मिलती रही है। आप एक मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में अब अपने क्षेत्र के लिए क्या सोच रहे हैं? आपका खुद का जो क्षेत्र है, वहाँ की जनता वो अब क्या उम्मीद कर सकती है आपसे? जिससे मेरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ किसानी ज़्यादा होती है, किसान ज़्यादा रहते हैं, तो कृषि पे ही अधिकतर तो लोग वहाँ पे निर्भर है। तो ये कि वहाँ हर किसान के खेत को पानी मिल सके, बिजली मिल सके, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकूँ, हालांकि कोशिश करी है मैंने। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह ये अच्छी सुविधाएं मिल सकें। रोड हमारे प्रधानमंत्री जो रोड है उसमें करीबन अच्छे रोड हो गए हैं, आप कभी जाएंगे तो देखेंगे। तो सुविधाएं के मामले में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत रह गया उसको भी और करने की कोशिश करेंगे और एक आदर्श विधानसभा बनाने की कोशिश है मेरी। जी, तो निर्मला भूरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी बातें कही और टीवी 24 से आपने साझा की अपना मिशन, विजन, विभाग से लेकर राजनीति और राजनीति से लेकर अपने क्षेत्र तक की बातें आपने साझा की। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। आगे फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।